बाहर से देखने पर एक आम सा शहर, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कराची शहर की। इस सिटी में ऐसी कहानियां दफन हैं जिनमें पैसा नहीं बल्कि खून की कीमत लगती है। यहाँ पर कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनका रेट पैसे में नहीं बल्कि तुम में कितनी ताकत है उस चीज से तय होता है। और जो बंदा इस धंधे में उतर आता है तो वो अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालता है। और कराची के सबसे महंगे इलाकों में वही एक जमीन थी, क्लिफ्टन के पास, समुद्र के सामने फैली हुई कोवेटेड स्पॉट, जहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिल्डर्स अपनी जगह बनाना चाहते थे। हम आपको बता दें कि इस जमीन की कीमत लगभग 1200 करोड़ के आसपास बताई जाती है। जिस लोकेशन पर वो जमीन थी उससे ज्यादा कीमत थी उसकी, लेकिन इस जमीन की असली कीमत उसकी लोकेशन से भी ज्यादा थी। अंडरवर्ल्ड के लिए ये जमीन एक पावर का सिंबल था। जमीन का मालिक था एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, ना ही अंडरवर्ल्ड और ना ही आम आदमी। वो बंदा सिर्फ अपने आप से काम रखता था, गैंगस्टर और राजनीति से बहुत दूर रहता था। उसे तो पता भी नहीं था कि एक दिन यही जमीन उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगी। एक दिन उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आती है और सामने से आवाज आती है, इस जमीन को हमारे नाम कर दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पहली बार में तो कोई यकीन नहीं करता, उसने ना इस चीज को बहुत हल्के में ले लिया। उस फोन के बाद फिर फोन आने लगे, रात को, दिन को, और आवाजें चेंज होती रही। फोन पर सिर्फ एक ही बात, इस जमीन को छोड़ दो। आहिस्ते आहिस्ते जब दिमाग ठंडा हुआ तब उसे ये पता चला कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये तो खेल था अंडरवर्ल्ड का। और इस खेल का खिलाड़ी था दाऊद इब्राहिम। एक वक्त पर दाऊद इब्राहिम का ऐसा खौफ था कि कराची से लेकर दुबई तक लोग सुन्न हो जाते थे। दाऊद कोई ऐसा आम गैंगस्टर नहीं था, वो पूरा खुद में सिस्टम था। बिजनेस, नेता, पुलिस, हर जगह उसकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। बिजनेसमैन डर गया और वो भागकर पुलिस स्टेशन गया। उस बिजनेसमैन ने एफआईआर दर्ज करवाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वहां पर सन्नाटा था। बिजनेसमैन को बोला जाता था कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है, आप तो बहुत समझदार लगते हैं, आप ये मामला सुलटा लो। वो बंदा बहुत नेताओं के पास गया और कहीं से मेरी सिफारिश लग जाए और मेरा काम बन जाए। इस सब के बावजूद वो खाली हाथ घर लौटा। इतनी भागा दौड़ी के बाद उसकी किसी ने नहीं सुनी। बिजनेसमैन बड़े अच्छे से समझ गया कि ये लड़ाई कानून की तो है ही नहीं, और वो समझ गया कि ये लड़ाई ताकत से जीती जाएगी। और इसी सब के दौरान उसको किसी ने एक नाम बताया, लियारी के रहमान डकैत के पास जाओ। कराची का इलाका लियारी, जहां पर कानून की जगह पर डर चलता था। कहते हैं कि वहां पर सिर्फ दो ही चीजें फेमस थी, एक फुटबॉल और दूसरा खौफ। और हम जिस खौफ की बात कर रहे हैं उसका नाम था रहमान डकैत। रहमान डकैत का असली नाम था अब्दुल रहमान बलोच। रहमान डकैत बचपन से ही जुर्म की दुनिया में बड़ा हुआ। रहमान के फादर भी क्राइम की दुनिया में शामिल थे, लेकिन रहमान की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसके फादर को मार दिया गया। बाप की हत्या ने रहमान को तोड़ दिया। बदला लेने की चाह में उसने अपने ही पड़ोसी की हत्या कर दी। कहते हैं कि शक की वजह से रहमान ने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। रहमान को ये लगने लगा कि सब मेरे खिलाफ हैं और मेरे दुश्मनों से मिले हुए हैं, और यहीं से वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां वापसी की टिकट नहीं थी। 20 साल की उम्र आते आते उसके ऊपर अपहरण, वसूली और अपने पास हथियार रखने के बड़े ही केस हो चुके थे। लेकिन रहमान डकैत कोई आम गैंगस्टर नहीं था। रहमान डकैत पैसे के लिए क्राइम नहीं करता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत अना थी। अगर किसी ने गलती से उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई भाई, तो वो भी नहीं पता वो क्या कर बैठे। कहते हैं कि यही रहमान कभी गरीबों की मदद किया करता था। लियारी में उसे किसी रॉबिन हुड जैसा देखा जाता था, तो कभी वही रहमान बिना कुछ सोचे किसी पर गोली चला देता है। समय के साथ साथ रहमान डकैत ने पॉलिटिक्स में भी अपनी अच्छी जगह बना ली। पुलिस अफसर, लोकल नेता, वो सब उससे डरते थे। कहते हैं कि लियारी में उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। और फिर एक दिन उसी रहमान डकैत के पास डरा हुआ वो बिजनेसमैन पहुंचा। बिजनेसमैन ने रहमान को पूरी कहानी बताई कि मुझे फोन पर धमकियां आती हैं, दाऊद का नाम इसमें शामिल है। रहमान डकैत उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। रहमान के फेस पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ चल रहा था। रहमान ने उसी वक्त कहा कि मुझे फोन नंबर दो। बिजनेसमैन उसकी तरफ देखता रह गया और उसे यकीन नहीं हुआ। वो अच्छे से जानता था कि दाऊद को फोन करना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन रहमान को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और उसने कॉल लगा दिया। घंटी बजी, फोन उठाया और
रहमान बोला, दाऊद, लियारी का रहमान बोल रहा हूँ। दाऊद की तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दाऊद को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। आखिर दाऊद को धमकी देने की हिम्मत किसमें थी? रहमान ने बिना वक्त गवाए दाऊद से बोला कि जिस जमीन पर तुम्हारे बंदे बैठे हैं उसको खाली करवाओ। दाऊद को उस समय पहली बार ये महसूस हुआ कि सामने वाले के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। रहमान ने दाऊद को चेतावनी दी कि अगर उस जमीन पर एक ईंट तक हिली तो कराची का नक्शा चेंज हो जाएगा। इतना बोलते ही फोन कट हो गया। उस एक फोन कॉल ने सारे अंडरवर्ल्ड की हवा चेंज कर दी। जिस काम को इतने सालों में कोई नहीं कर पाया, उसे रहमान टकैत ने सिर्फ एक फोन कॉल से कर दिया। उस वक्त मिली थी दाऊद को सीधी चुनौती और फिर शुरू हुई वो गैंग वॉर, जिसने कि दाऊद इब्राहिम को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद कोई मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। कहते हैं कि रहमान टकैत की उस एक फोन कॉल के बाद कराची के अंडरवर्ल्ड में बड़ी बेचैनी फैल गई। भाई, दाऊद इब्राहिम को इतने खुले में चेतावनी देना कोई आम बात नहीं थी। वो फोन कॉल सीधा ऐलान था कि ये मामला सिर्फ उस जमीन का नहीं रहा, बल्कि इज्जत और ताकत की लड़ाई बन चुकी है। भाई देखो, कहानी कहां से कहां पर चली गई। पहले पहले दाऊद को ये लगा कि ये किसी लोकल गुंडे की हरकत है, जो कि ज्यादा दिन तो नहीं चलेगी। लेकिन दाऊद को ये नहीं पता था कि रहमान कोई आम नाम नहीं था। लियारी में रहमान का ऐसा खौफ था कि वहाँ की पुलिस बिना तैयारी वहाँ कदम नहीं रखती थी और दाऊद इब्राहिम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था। लेकिन रहमान टकैत यही नहीं रुका। फोन कट हो जाने के कुछ ही घंटों बाद रहमान टकैत ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उसने दाऊद इब्राहिम के सबसे ट्रस्टेड आदमी नूर मोहम्मद इब्राहिम पर हाथ डालने का सीधा ऐलान कर दिया। ये वही नूर मोहम्मद है जो कराची में दाऊद के सारे जमीन और अपराध के मामले संभालता था, जो शरेआम खुद को एक अलग गैंग बताता था, लेकिन वो चलता दाऊद इब्राहिम के इशारों पर ही था, मतलब उसकी ही कठपुतली था। नूर मोहम्मद को ये लगता था कि कराची में तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उसे छू भी सके, लेकिन वो ये भूल गया था कि लियारी रहमान का इलाका है। एक रात जब नूर मोहम्मद अपने काफिले के साथ निकल रहा था, तभी आगे से रास्ता बंद कर दिया गया। हर तरफ से हथियारों से लैस लोग सामने आ गए। वो संभल पाते उससे पहले ही गोलियां चलने लगी। भाई, कहा जाता है कि नूर मोहम्मद को बड़ी ही दर्दनाक दी गई। ये कत्ल सिर्फ दाऊद को सिग्नल देने के लिए किया गया था। उसको सीधा चेतावनी दी। कराची में इस न्यूज ने हड़कंप मचा दिया। भाई, पहली बार हुआ था कि दाऊद इब्राहिम के आदमी को ऐसे खुलेआम मारा गया हो। पुलिस आई, जांच पड़ताल हुई, लेकिन किसी एक बंदे की भी हिम्मत नहीं हुई कि रहमान टकैत का नाम भी ले ले। अब दोस्तों, कहानी आई 1200 करोड़ वाली जमीन पर। क्लिफ्टन इलाके में जहां पर दाऊद इब्राहिम के गुंडे बैठे थे, वहां अचानक ही रहमान टकैत के 200 आदमी पहुंच गए। गन्स, बाइक और गाड़ियां, कुछ ही घंटों में पूरा इलाका उनके कब्जे में आ गया। दाऊद के आदमी जो पहले बेखौफ घूमते थे, रहमान के आगे खुद पीछे हटने लगे। पीछे हटने की सिर्फ एक ही वजह थी, उनका गार्डियन मारा जा चुका था और दाऊद की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कराची में ये बात बड़ी रफ्तार से फैल गई कि दाऊद इब्राहिम पहली बार अपनी जिंदगी में चुप है। लोगों ने दाऊद को लेकर तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। दाऊद इब्राहिम ये अच्छी तरह जानता था कि रहमान से सीधा टक्कर लेना यानी कि कराची में घमासान मचा देना, और अगर ये वार होती तो नुकसान दोनों तरफ बराबर होना था। कुछ ही दिनों बाद उस पाकिस्तानी बिजनेसमैन के पास एक मैसेज आया। मैसेज कहते हैं बड़ा छोटा था, लेकिन मतलब उसका बहुत बड़ा था। मैसेज में लिखा था कि हम पीछे हट रहे हैं और इस मामले को यहीं ठंडा करो। बिजनेसमैन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहा था कि जिस जमीन के लिए वो इतने महीनों से डरा बैठा था, वही जमीन अब उसे वापस मिल रही थी, बिना किसी वकील, बिना किसी कोर्ट, बिना किसी सरकार और बिना किसी पुलिस के। जमीन वापस मिली सिर्फ ताकत के दम पर। कुछ लोग बताते हैं कि दाऊद के पूरे अंडरवर्ल्ड करियर में ये पहली बार था कि जब वो पीछे हटा था, और पीछे हटना पड़ा वो भी एक लोकल गैंगस्टर के सामने। और यहीं से रहमान टकैत का नाम सिर्फ कराची में नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की फाइलों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। लेकिन रहमान टकैत की यही शोहरत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। जैसे जैसे रहमान का नाम बढ़ता गया और पीछे से उसके दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी होती गई। वहाँ के लोकल नेता उससे बहुत परेशान थे
क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता था। एजेंसियां और पुलिस रहमान से खौफ खाती थी क्योंकि रहमान डकैत कानून से बहुत ऊपर नजर आने लगा था। लियारी में एक नारा होता था कि रहमान बुरा है लेकिन हमारा है। रहमान फुटबॉल टूर्नामेंट और गरीबों की मदद करना, किसी जरूरतमंद की हेल्प करना, इन सभी कामों की वजह से लोग उसे अपना गार्डियन मानते थे। लेकिन सरकार और उस सिस्टम के लिए रहमान डकैत एक खतरा बन चुका था और इसी वजह से रहमान डकैत के खिलाफ धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू हो गया। गाइस कहते हैं रहमान डकैत का नाम अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक ही नहीं सीमित रहा था, वो सड़कों से निकलकर सियासत और सिस्टम तक पहुंच चुका था। कहते हैं लियारी में जो भी बड़ा फैसला होता था उसके पीछे रहमान डकैत का हाथ पक्का होता था और यही बात जो ऊपर बैठे लोगों को बहुत चुभने लगी। कहते हैं कि कराची की राजनीति में कई चेहरे ऐसे थे जो बड़े बड़े मंच में कुछ और बोलते थे और बंद कमरों में कुछ और। रहमान डकैत की बढ़ती ताकत उनके लिए खतरा बन चुकी थी क्योंकि रहमान डकैत किसी के इशारों पर चलने वाला इंसान बिल्कुल नहीं था। ना ही रहमान को पैसे से खरीदा जा सकता था और ना ही उसे डर से दबाया जा सकता था। पुलिस और एजेंसियों के लिए रहमान डकैत एक सिरदर्द बन चुका था। रहमान ने कई बार खुलेआम ये कहा था कि अगर सिस्टम ने गरीबों के साथ इंसाफ ना किया तो मैं उनकी फाड़ दूंगा और वो इंसाफ मैं खुद करूंगा। ये बात उस टाइम के कानून के लिए सीधी चुनौती थी। धीरे धीरे रहमान की फाइलें बड़ी होती गईं। रहमान के पुराने केसों को रीओपन किया गया, उसके ऊपर नए नए आरोपों को ऐड किया गया। मीडिया में उसकी छवि को एक बेरहम गैंगस्टर के रूप में दिखाया जाने लगा ताकि जो उसे सपोर्ट करते हैं उन लोगों को उनसे दूर किया जा सके। लेकिन लियारी की गलियों में कहानी तो कुछ और ही चल रही थी। लियारी के लोग ये कहते थे कि रहमान ने हमें जिंदगी दी है। जब हमसे वसूली की जाती थी तब रहमान ही खड़ा होता था। जब पुलिस हमें बेवजह परेशान करती थी तब यही खड़ा होता था और यही आवाज उठाता था। इसीलिए लियारी के लोग रहमान को अपना मानते थे। यही वजह थी जब लियारी की पुलिस वहां पर ऑपरेशन शुरू करती तो पुलिस को वहां की जनता का भारी विरोध झेलना पड़ता था। कई बार तो पुलिस बिना कार्रवाई के ही लौट जाया करती थी और यही बात सिस्टम को और भी ज्यादा चुभती थी। फिर वो दिन आया कि रहमान को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस फैसले को कभी भी ओपनली नहीं कहा गया, लेकिन इशारों और बातों में रहमान का सारा कुछ तय हो चुका था और एक ऐसे अफसर को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई जो कि बेरहम और अपने सख्त रवैये की वजह से जाना जाता था। उस ऑफिसर का नाम था चौधरी असलम। चौधरी असलम कराची की पुलिस में बहुत जाना पहचाना नाम था। इसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था। इसके बारे में कहा जाता था कि जिसको इसने निशाना बना लिया वो जिंदा नहीं रहता। फिर आया 2009 का साल। कराची पहले से ही बहुत तनाव में था। रहमान को ये खबर थी कि अब एजेंसियां और पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। रहमान ने अपनी सुरक्षा को और बड़ा कर दिया, लेकिन रहमान डकैत ये समझ ही नहीं पाया कि वो उसको पकड़ने वाला घेरा जो था वो बहुत बड़ा था। एक दिन खबर आई कि रहमान लियारी एक्सप्रेस की तरफ मूव हो रहा है और इसी मौके का तो इंतजार हो रहा था। पुलिस की बहुत सी टीमें पहले से रेडी बैठी थी। जैसे ही रहमान डकैत की गाड़ी एक्सप्रेस वे की तरफ पहुंची, रहमान को चारों तरफ से घेर लिया गया। वहां पर गोलियां चलने लगी और कराची एक बार फिर से दहशत में आ गया। पुलिस का ये कहना था कि रहमान डकैत ने पहले फायरिंग की थी और जब हमने गोलियां चलाई तब वो मारा गया। लेकिन लियारी के लोगों ने इस बात को मानने से मना कर दिया। लियारी के लोगों का ये कहना था कि ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। रहमान डकैत को इसीलिए मारा गया क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो इतना ताकतवर हो गया था कि कराची की राजनीति उसके बिना अधूरी लगने लगी थी। जब रहमान की मौत की खबर लियारी में पहुंची तो सारे इलाके में सन्नाटा छा गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, सारे बाजार बंद हो गए। कहते हैं 3 दिन तक लियारी में कोई चिड़िया भी पर नहीं मार रही थी। लोग सड़कों पे उतर आए, विरोध करने के लिए नहीं बल्कि मातम मनाने के लिए। औरतों का रो रो कर बुरा हाल था, बुजुर्ग साइड में खड़े थे और यंगस्टर की आंखों में गुस्सा था। लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो गलत था लेकिन हमारा बच्चा था। ये दोस्तों वही इलाका था जहां पर रहमान पैदा हुआ था और अब उसी इलाके ने रहमान को खो दिया था। रहमान डकैत के जाने के बाद वो दौर खत्म हो गया। लेकिन एक सवाल, क्या वो क्रिमिनल था या फिर सिस्टम की नाकामी का नतीजा? क्या अगर कानून सही समय पर काम करता तो रहमान जैसे लोग पैदा ही नहीं होते? इन सभी सवालों का जवाब आज भी किसी के पास क्लियरली नहीं है। लेकिन भाई एक चीज तो है कि
कि जिस बंदे ने दाऊद इब्राहिम को पीछे हटने में मजबूर कर दिया, उसका नाम कराची के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। रहमान टकैत की ने अंडरवर्ल्ड, सियासत और आम लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़ा असर तो ये पड़ा कि पहली बार सबको ये एहसास हो गया कि कराची में अब कोई एक राजा नहीं रहा। पहले दाऊद इब्राहिम का नाम लिया जाता था, फिर बाद में रहमान का खौफ जोड़ा गया। अब ये दोनों ही तस्वीर से हट चुके थे, एक शहर से और दूसरा दुनिया से दूर। वो कहते हैं ना कि जब जगह खाली होती है तब उसे भरने की दौड़ लग जाती है। वो कहते हैं ना कि जिस आदमी में वो बात होती है तो दूसरा कोई भी आ जाए तो वैसी बात बन ही नहीं पाती। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पर इसका सीधा असर पड़ा। क्लिफ्टन की जमीन वाला मामला अंडरवर्ल्ड की फाइलों में एक चेतावनी की तरह दर्ज हो गया। आगे चलकर लियारी में हालात चेंज हुए। कुछ समय तक तो वहां पर शांति रही, फिर धीरे धीरे लोग रोजमर्रा की जिंदगी में मिक्स हो गए। अब एक सवाल है कि जब कानून देर से पहुंचे तो लोग किसके पास जाएं? यही सवाल आज भी कराची की गलियों में गूंजता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर सिस्टम अच्छे से काम करता तो रहमान जैसा बंदा पैदा ही नहीं होता। और यही वजह है कि जब धुरंधर जैसी फिल्मों में उसके जैसे किरदार की झलक दिखी तो लोगों ने उसे तभी पहचान लिया। अक्षय खन्ना के द्वारा निभाया गया ये कैरेक्टर ये सिर्फ एक विलन नहीं लगा, बल्कि एक अनप्रिडिक्टेबल दिमाग की झलक लगा, जो कभी तो मदद करता है और कभी कभी तबाही ही मचा देता है। रहमान टकैत की कहानी ये भी सिखाती है कि अंडरवर्ल्ड में जीत कभी भी स्थायी नहीं होती। आज ताकत है तुम्हारे पास और कल तुम ही निशाने पर हो। जिसने दाऊद जैसे डॉन को पीछे हटने में मजबूर किया, वही सिस्टम की रडार पर आकर खत्म कर दिया गया। इस चक्र को बार बार दोहराया जाता है। नाम चेंज होते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन उनका अंजाम एकदम सेम रहता है। तो दोस्तों, ये तो थी वो पूरी कहानी जब लियारी का रहमान अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम से टकरा गया। और उस वक्त कराची ने ये पहली बार देखा कि किसी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए।